मैं SR मलिक परीक्षा पार एकेडमी पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं और उम्मीद और आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी भी अपने बोर्ड पेपरों को लेकर दमदार कर रहे होंगे। साथियों, आज हमारी सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र की पार्ट 1 की क्लास 2 होने वाली है, जिसका टॉपिक होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये टॉपिक होगा मेरे साथियों। क्लास शुरू करने से पहले वही 4 पंक्तियां हो जाएं, फिर चलते हैं साथियों क्लास की तरफ। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो, तो सूरज की तरह जलना सीखो। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की ये पंक्ति है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इस बात को कहते हैं कि भाई सही बात है, सूरज जैसा बनना है तो पहले उसकी तरह तपना होगा। हम बहुत सी चीजें देखकर कह देते हैं कि काश ये हमारे पास होती। साथियों, काश कुछ नहीं होता, सब हमें मेहनत के ऊपर है। पाने की एक लालच, एक पाने की उम्मीद को जगा दो कि हमें वो चीज पानी है और लगा दो अपनी दिन रात उसमें, वो पा ही लेते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि सूरज की तरह जलना सीखना पड़ेगा अगर हमें भाई अगर चमकना है तो। चलते हैं साथियों, आज के टॉपिक को मैं बता दूं आपको। आज का जो टॉपिक होने वाला है मेरे साथियों, वो होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या होगा मेरे साथियों? वो होगा साथियों गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष आंदोलन, आंदोलन होने वाला है मेरे साथियों। साथियों, मैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के अर्थ की बात करूं, मैं बात करूं इसका अर्थ क्या होगा मेरे साथियों। साथियों, क्या होगा इसका अर्थ बताएंगे जल्दी से। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या होगा? क्या होगा मेरे साथियों? इसका सही आंसर जल्दी से बताएंगे मेरे साथियों। क्या होगा जल्दी से बताएंगे कि साथियों, विश्व युद्ध के बाद पूरा देश दो गुटों में बट गया था। दो महागुटों, दो महागुटों से अलग, से अलग, से अलग, दो महागुटों से अलग होकर, होकर विश्व में, विश्व में शांति एवं, शांति एवं सक्रिय राजनीति, शांति एवं मेरे साथियों सक्रिय राजनीति उत्पन्न करना, राजनीति उत्पन्न करना, राजनीति उत्पन्न करना, उत्पन्न करना मेरे साथियों करना है। मैं साथियों गुट निरपेक्ष की बात करूं तो ऐसा विश्व में शांति एवं उनके आचार विचार, यानी जो दो गुट थे मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों से अलग होकर, कुछ स्वतंत्र होकर, कुछ अपनी राजनीति को सक्रिय करना, क्या है इसका अर्थ है। मैं बात करूं साथियों गुट निरपेक्ष आंदोलन की, सर इसके संस्थापक कौन रहे हैं? बात करूं मैं इसके संस्थापक की, तो इसके संस्थापक पहले तो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो कहाँ से हैं? भारत से हैं मेरे साथियों। कहाँ से हैं? भारत से हैं मेरे साथियों। कहाँ से हैं मेरे साथियों? भारत से हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ से हैं? भारत से हैं मेरे साथियों। दूसरे हैं, दूसरे हैं जोसेफ, जोसेफ मेरे साथियों, जोसेफ। दूसरे कौन है मेरे साथियों? जोसेफ ब्रोज टीटो, जोसेफ ब्रोज टीटो है मेरे साथियों। जोसेफ ब्रोज टीटो है मेरे साथियों। कौन है दूसरे? जोसेफ ब्रोज टीटो है मेरे साथियों। कौन है मेरे साथियों? जोसेफ ब्रोज टीटो है मेरे साथियों। कौन? बिल्कुल क्लियर है ना? क्लियर है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, मैं ये भी बताता चलूं ये कहाँ से हैं? यूगोस्लाविया से हैं। यूगोस्लाविया से हैं मेरे साथियों। ये कहाँ से हैं? यूगोस्लाविया से हैं। और तीसरा मैं आपको बताता चलूं मेरे साथियों, तीसरे जो हैं इसके गमाल अब्दुल, गमाल अब्दुल मेरे साथियों। कौन? गमाल अब्दुल, गमाल अब्दुल, गमाल अब्दुल नासिर है मेरे साथियों। गमाल अब्दुल नासिर है मेरे साथियों इसके तीसरे संस्थापक। और ये कहाँ के हैं मेरे साथियों? ये मिस्र के हैं। ये कहाँ के हैं मेरे साथियों? ये मिस्र के हैं। इन तीनों बड़े नेताओं ने बल लगाया था। सबसे पहले मैं गुट निरपेक्ष की बात करूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में मेरे साथियों इसकी एक घोषणा की थी कि ऐसा होना चाहिए। और वास्तव में गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसका जो संस्थापक माना जाता है वो शेरों के शेर, बब्बर शेर भारत देश को माना जाता है मेरे साथियों।
किसको माना जाता है? भारत देश को माना जाता है। उनके साथ आए थे मेरे साथियों जोसेफ विरोज टीटो, यूगोस्लाविया देश के ये नागरिक हैं। और तीसरे नंबर पर आए थे गमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र के हैं मेरे साथियों। इन तीनों ने मिलकर इसका उदय किया। और मेरे साथियों मैं साथ ही साथ बताता चलूं, इसका पहला सम्मेलन होता है 1961 में। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ मेरे साथियों? 1961 में इसका पहला सम्मेलन होता है। क्या होता है मेरे साथियों? 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ। पहला सम्मेलन हुआ इसका 1961 में। सीधा क्वेश्चन पूछा था अभी प्रीवियस ईयर सिविक्स के पेपर में कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो कब आयोजित हुआ? 1961 में। तुमसे पूछा जाएगा कि संस्थापक, मूल संस्थापक किसको माना जाता है? भारत को माना जाता है। साथ में कौन कौन थे? साथ में थे यूगोस्लाविया देश और मिस्र देश। दोनों ही क्या हैं? दोनों ही राष्ट्रपति थे। दोनों ही क्या है मेरे साथियों? राष्ट्रपति हैं अपने अपने देश के। ये भी राष्ट्रपति हैं और ये भी राष्ट्रपति हैं। अगर शेरों में शेर बब्बर शेर हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन है? प्रधानमंत्री हैं। बस भारत के प्रधानमंत्री थे, बाकी दोनों देशों के क्या थे मेरे साथियों? बाकी दोनों देशों के राष्ट्रपति थे। अब सीधा क्वेश्चन भाई, ये तो प्रीवियस ईयर वाला पूछा था कि कब हुआ। अब जो तुमसे पूछने वाला है साथियों, छाप लेना ये बात मेरी, ये क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेगा। तुमसे पूछेगा गुट निरपेक्ष आंदोलन में वर्तमान में कितने देश हैं? मेरे साथियों वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है? 120 है मेरे साथियों। कितनी है? 120 देश हैं वर्तमान में। गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश हैं मेरे साथियों? 120 देश हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने? 120 देश हैं मेरे साथियों। ठीक है, बात क्लियर है ना? वर्तमान में कितने देश हैं इसके सदस्य? 120 देश हैं। और एक और साथियों क्वेश्चन जो छपेगा वो ये छपेगा, एक और जो क्वेश्चन छपने वाला है वो ये है कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यही है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी संस्था मैं कहूं तो कौन सी है? गुट निरपेक्ष आंदोलन है। पहले नंबर पर किसका नंबर आता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का नंबर आता है, जिसको स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को साथियों इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी कब होती है गुट निरपेक्ष आंदोलन की? 1961 में मानी जाती है। कब मानी जाती है साथियों? 1961 में पहला सम्मेलन होता है, वहीं से इसकी स्थापना मानी जाती है। मेरे साथियों अब चलते हैं आगे, कुछ जो तथ्य महत्वपूर्ण हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का योगदान, यानी जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसमें भारत का क्या योगदान रहा है, क्या प्रविष्टियां रही हैं? तो मेरे साथियों पहली ही बड़ा इंपोर्टेंट, मैंने अभी बताया गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक पूरी तरह किस देश को माना जाता है? शेरों का शेर बब्बर शेर भारत देश को माना जाता है मेरे साथियों। किसको माना जाता है? भारत देश को। तो कैसे है? भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य देश है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुट निरपेक्षता की नीति। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन करके लिखेंगे इसको मेरे साथियों, मेरे छात्र छात्राओं, कि गुट निरपेक्षता की नीति किस देश ने पेश की थी? भारत ने की थी मेरे साथियों। किसने की थी? भारत ने। और तुमसे पूछे कि भारत में गुट निरपेक्षता की नीति किसने पेश की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी मेरे साथियों। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये नीति पेश की थी। कब की थी? 1955 में की थी और 1956 में ये अप्रूव हुई थी। 1956 में ये अप्रूव हुई थी मेरे साथियों। पेश 1955 में हुई थी और 1956 में क्या हो गई है मेरे साथियों? अप्रूव हो गई, नीति का प्रतिपादन किया। इतनी बात समझ में आई मेरे साथियों। देखो अगला फिर देखते हैं, स्वयं को महाशक्तियों की खेमबंदी से अलग रखना। मतलब भारत ये नहीं कि स्वयं को ही सब कुछ मानने लगे, भारत सब चीजों से परे हटके रहता था। वही लाइन ये कह रही है कि स्वयं को महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखना। जो 5 बड़ी महाशक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में थी उनसे अलग था। शीत युद्ध के दौर में भारत ने सजग और सचेत, सजग मतलब समझदारी से, सचेत मतलब चालाकी से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से दूर रखा। मतलब हम कितने विद्वान रहे हैं पहले से मेरे साथियों। भारत ने ना तो मित्र राष्ट्र को चुना ना ध्रुवी राष्ट्र को। इन दोनों राष्ट्रों से भारत क्या रहा? अलग रहा। इन दोनों राष्ट्रों से भारत क्या पहले से ही अलग रहा, खेमेबंदी से बाहर रहा। और जब हम ना इसका साथ देंगे ना उसका, तो हम दोनों के अच्छे रहेंगे ना मेरे साथियों। और जब दोनों के अच्छे रहेंगे तो हमारे आयात निर्यात, हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। फिर चाहे वो संबंध कैसे भी हो मेरे साथियों, अच्छे रहेंगे ना। तो वही भारत ने उसका पूरा फायदा उठाया। तीसरा है मेरे साथियों, नव स्वतंत्र देशों को आंदोलन में आने के लिए प्रेरित करना। और हमने एक बहुत सुंदर काम क्या किया कि जो नए देश स्वतंत्र होकर आ रहे थे हमने उनको प्रतिपादित किया कि आप भी गुट निरपेक्ष आंदोलन में जुड़िए मेरे साथियों, कि आप भी गुट निरपेक्ष आंदोलन में जुड़िए हमारे साथ।
और जब नए नए देश जुड़ेंगे तो क्या है, हमें और फायदा मिला मेरे साथियों। जैसे भारत ने नए स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने पुरजोर विरोध किया तथा उनके समक्ष तीसरा, एक मिनट साथियों, विकल्प प्रस्तुत विकल्प प्रस्तुत करके उन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित किया। मतलब जो साथी, जैसे हम तो आजाद हुए 1940 से, हमारे बाद श्रीलंका और जैसे जैसे देश आजाद हो रहे थे, हम उनको क्या बनाते जा रहे थे, गुटनिरपेक्ष का जो है सदस्य बनाने जा रहे थे साथियों, सदस्य बनाता जा रहे थे साथियों। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलते हैं साथियों अगली पीपीटी की तरफ। देखिए आगे है विश्व शांति और स्थिरता, विश्व शांति और स्थिरता, विश्व शांति और स्थिरता के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सक्रिय रखना। और भारत ने एक बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने के बाद उसको सक्रिय रखने का मतलब है कभी ना कभी उसके सम्मेलन वगैरह में भाग लेता रहा, उससे जुड़ा रहा, मतलब दूरी बिल्कुल भी उससे नहीं बनाई, उसके साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। जैसे आप और हम अब जब तक यूपी बोर्ड टॉप नहीं करेंगे एक दूसरे से सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे मेरे साथियों। ठीक है, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में अंतरराष्ट्रीय मामलों यानी दुनिया भर के जितने भी मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाने पर बल दिया। मतलब कोई भी कार्य होगा अंतरराष्ट्रीय सभी मामलों में क्या भारत अपना हस्तक्षेप देता था कि भाई हम भी गुटनिरपेक्ष के सदस्य हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि कोई नया कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अगला है वैचारिक एवं संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वैचारिक एवं संगठनात्मक, संगठनात्मक का शब्द अर्थ होता है मेरे साथियों संगठन बनाकर किसी कार्य को करना। और सीधी सी बात है जब हम संगठन बना के किसी कार्य को करेंगे तो मेरे साथियों सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ढांचे के निर्धारण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, और अगला है मेरे साथियों समन्वयकारी भूमिका। भारत ने समन्वयकारी भूमिका निभाते हुए सदस्यों के बीच उठे विवाद मुद्दों को टालने या स्थगित करने पर बल देकर आंदोलन को स्थापित होने से बचाया। मतलब अगर किसी दो देशों के बीच कोई मुद्दा उठ भी जाता था तो भारत ने उसको शांत करके उस मामले को जल्दी से निपटा के उन देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है। मेरे साथियों ये थे भारत के जो कुछ उपाय थे। बात करेंगे अब भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की लक्षण या विशेषता। तुमसे ये क्वेश्चन आएगा, लिख लो, छाप लो, लघु में आएगा, कम से कम 60 शब्द में लिखने के लिए आएगा और 4 नंबर में आएगा मेरे साथियों। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की विशेषता बताइए। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषता बताइए। तो क्या है मेरे साथियों विशेषता, देखते हैं। निम्न लिखते हैं। नंबर 1, पहली विशेषता क्या थी? भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की नीति थी। मतलब जो दो विश्व युद्ध के बाद जो दो बड़े गुट थे, एक मित्र राष्ट्र एक धुरी राष्ट्र, भारत ने उससे क्या रहा, दूरी बना के रखी। मतलब महाशक्तियों के गुटों से क्या रहा, अलग रहने का बढ़िया निर्णय लिया भाई। इस निर्णय से हम उन विद्वानों के से खुश हैं आज भी। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या थी कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति एक स्वतंत्र नीति है, मतलब आजाद नीति है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है हम। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता हेतु अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय सहयोग देने की नीति है। मतलब भारत की स्वतंत्र नीति तो है ही है, साथ ही साथ क्या अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी ये क्या देने की, सहयोग और सक्रिय मामलों को स्थिरता देने की क्या है, ये नीति थी भारत की। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती है। और भारत पहले से ही हर देश, जितने भी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हों, हमारे दूर के देश हों, चाहे विदेश हो, सभी से हम कैसे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, प्रेम भाव भरे। हम किसी से अपने संबंध जल्दी से नहीं बिगाड़ते। ठीक है, वो तो कुछ चिलुआ देश हैं जो हमें उनसे बिगाड़ने पड़ते हैं उनकी हरकतों को देखकर। नहीं, हम जल्दी से किसी से मेरे साथियों क्या नहीं, संबंध नहीं बिगाड़ते, हम बहुत अच्छे संबंध उनको रखना चाहते हैं। आगे बात करें साथियों, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति नव स्वतंत्र देश यानी जो नए नए स्वतंत्र अभी होकर आए थे को महाशक्ति के गुटों में शामिल होने से रोकने की नीति, और इनों से जो नए देश स्वतंत्र होकर आ रहे थे ना, हम उनको गुटनिरपेक्ष आंदोलन में खींच रहे थे कि आप हमारे साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जुड़िए, ना कि गुटों में जुड़िए। महाशक्ति वाले जो गुट हैं, मित्र राष्ट्रीय और ध्रुव राष्ट्रीय, आपको किधर का भी नहीं छोड़ेंगे,
आप हमारे साथ रहिए, बढ़िया रहोगे। ठीक है, और अंतिम विशेषता है इसकी मेरे साथियों, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति अल्प विकसित देशों के आपसी सहयोग व आर्थिक विकास पर बल देती है, बल देती है। यानी भारत अपने साथ साथ अपने सभी देशों को यही बताता है कि आप अपनी तकनीकी को मजबूत कीजिए, आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कीजिए, आप अपने आप मजबूत हो जाओगे मेरे साथी। और सही बात है बिल्कुल कि हम अपनी आर्थिक व्यवस्था और अपनी तकनीकी में सुधार लाएंगे तो हम कहीं ना कहीं प्रोन्नति कर जाएंगे मेरे साथियों, और जिन देशों से पीछे हैं हम उनकी तुलना करने लगेंगे। तो बिल्कुल ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लघु में मेरे साथियों तुम्हें पेपर में बिल्कुल देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। चलते हैं साथियों आगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यानी चैप्टर 1 लगभग मेरे साथियों 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे, शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष, जो लगभग तुम्हें अच्छे से समझा दिए गए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख लेते हैं मेरे साथियों एक नजर में। प्रथम महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका तथा द्वितीय महाशक्ति सोवियत संघ। मतलब एक महाशक्ति कौन थी? अमेरिका, और दूसरी तरफ कौन था मेरे साथियों? सोवियत संघ, रूस था। ने विश्व के 2 देशों का क्रम से पूंजीवादी तथा साम्यवादी विचारधाराओं में बांट दिया। मेरे साथियों दोनों ही महाशक्तियों ने विश्व को किस में बांट दिया? 2 बड़ी विचारधाराओं में, एक पूंजीवादी, दूसरी साम्यवादी। पूंजीवादी व्यवस्था क्या थी मेरे साथियों? जिस देश की अर्थव्यवस्था को वहां के पूंजीपति लोग चलाते थे वो कहलाई मेरे साथियों पूंजीवादी। वो क्या कहलाई मेरे साथियों? पूंजीवादी कहलाई। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बात को कि जिन देश की अर्थव्यवस्था को वहां के धनी लोग, वहां के पूंजीपति लोग चलाने लगे वो पूंजीवादी कहलाए विचारधारा। और साम्यवादी में मेरे साथियों जिस देश की अर्थव्यवस्था वहां की सरकार चलाती हो, वहां की गवर्नमेंट के हाथों में हो, वो देश की विचारधारा कैसी कहलाई? साम्यवादी। तो मुझे बताइए भारत की कैसी है? पूंजीवादी, साम्यवादी या मिश्रित? दोनों का मिश्रण। बिल्कुल सही मेरे साथियों। भारत कैसी अर्थव्यवस्था रखता है? भारत पूंजीवादी भी रखता है, भारत साम्यवादी भी रखता है। और मैं बोलूं अगर मिलाकर कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था रखता है तो मेरे साथियों भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था रखता है। मेरे साथियों भारत कौन सी अर्थव्यवस्था रखता है? भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था रखता है मेरे साथियों। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित। बिल्कुल 2 विचारधाराएं पूंजीवादी, साम्यवादी। पूंजीवादी किसकी थी? अमेरिका की। एक नंबर में छपेगा, यहां से क्वेश्चन छपेगा एक नंबर में, तुमसे पूछेगा पूंजीवादी का विचार किस देश ने दिया? अमेरिका ने। तुमसे पूछेगा साम्यवादी का विचार किसने दिया मेरे साथियों? तो सोवियत संघ, रूस ने। दोनों क्लियर। और तीसरा पूछेगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित। भारत ने कौन सी विचारधारा अपनाई? अगर ये पूछे कि कौन सी विचारधारा अपनाई तो साम्यवादी। क्वेश्चन 2 बनेंगे साथियों, भूलना नहीं है। पूछे भारत ने कौन सी विचारधारा अपनाई? साम्यवादी। और पूछे भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित है, पूंजीवादी भी और साम्यवादी भी मेरे साथियों। चलते हैं अगले कुछ पॉइंट की तरफ। शीत युद्ध का प्रमुख कारण संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ महाशक्ति बनने की प्रतिस्पर्धा में परस्पर एक दूसरे के सम्मुख प्रतिस्पर्धा में खड़े होना था। मतलब शीत युद्ध चलने का मेन कारण है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस का एक दूसरे के प्रतिस्पर्ध, आमने सामने खड़ा होना, चीजों में तो एक दूसरे की तुलना करना, एक दूसरे की तकनीकी, एक दूसरे की आर्थिक व्यवस्था को छेड़ना, बिल्कुल टक्कर देने वाली बात, एक दूसरे से बिल्कुल दुश्मनी वाली बात आना, ये एक मेन कारण है शीत युद्ध का। शीत युद्ध के बारे में एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा। 1946 से 1991 45 वर्षों तक चलने वाला, 45 वर्षों तक चलने वाला, कितने वर्षों तक? 45 वर्षों तक चलने वाला तृतीय वर्ल्ड वॉर हम इसे बोलते हैं, तृतीय विश्व युद्ध से मेरे साथियों बोलते हैं। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम यूरोप के अधिकांश देश, यूरोप महाद्वीप है मेरे साथियों, ये बात क्लियर है। यूरोप में भी कौन सा? पश्चिम यूरोप के अधिकांश देश संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में थे। मतलब यूरोप के जो पश्चिम वाले देश थे वो किसके साथ थे मेरे साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका के। जबकि पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत संघ के गुट में शामिल थे मेरे साथियों। 2 दिशाओं पर निर्भर था यूरोप, एक पश्चिम एक पूरब। पूर्वी यूरोप वाले रूस के साथ आना चाहते थे और पश्चिमी यूरोप वाले अमेरिका के साथ। क्लियर है? क्वेश्चन बनेगा पश्चिमी यूरोप के देश किस देश के साथ थे? अमेरिका के। पूर्वी के रूस के। क्लियर? चलते हैं अगली पॉइंट की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अप्रैल 1949, जब जब डेट आएगी अंडरलाइन आएगी, में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, NATO नाटो की स्थापना की गई। इसमें 12 सदस्य देश शामिल थे मेरे साथियों। अमेरिका ने किसकी स्थापना की? नाटो की। किसकी स्थापना की मेरे साथियों? नाटो की। और प्रीवियस ईयर उठा के देख लो अभी का,
2022 का शायद प्रीवियस ईयर है, मैं जो पढ़ रहा था कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949। सीधा छपेगा एक नंबर में कि नाटो की स्थापना कब हुई, 1949। या नाटो की स्थापना किसने की मेरे साथियों, अमेरिका ने की। किसने की, अमेरिका ने की मेरे साथियों, किसने की, अमेरिका ने की। ठीक है, बात क्लियर है मेरे साथियों, बात क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छे। चलते हैं तो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखने। नाटो में सम्मिलित देशों में मुकाबले हेतु सोवियत संघ के नेतृत्व में 1955 में वार्सा संधि की स्थापना की गई। और इन दो जो नाटो है इसको लेकर एक संधि हुई 1955 में, उसको क्या कहते हैं मेरे साथियों, वार्सा संधि कहते हैं। कौन सी संधि, वार्सा संधि कहते हैं मेरे साथियों। चलते हैं साथियों आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना वर्चस्व बढ़ाने हेतु, वर्चस्व का मतलब है अपने नाम को बढ़ाने हेतु, और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। यानी अमेरिका ने क्या किया कि जब उसकी रूस के आगे टक्कर नहीं चली तो उसने एशिया की तरफ पाम फेंकने शुरू किए मेरे साथियों, और जो एशिया के देश थे उनको अपने साथ शामिल करने की रणनीति को अपनाया। और गठबंधन यही होता है, गठबंधन का अर्थ के मेरे साथियों किसी के साथ मिलाप करना, ठीक है, किसी के साथ गठबंधन करना। ठीक है, इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन सीएटो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, के जो अमेरिका के साथ एशियाई देश मिले थे उस गठबंधन को क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन कहते हैं मेरे साथियों। सीटो व केंद्रीय संधि सेंटो के नाम से जाना जाता है। छाप लेना स्टार लगा के, एक स्टार है और 3 स्टार आपके सर लगा रहे हैं, मतलब पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है कि अमेरिका के जो एशियाई देशों के साथ संगठन का जो संबंध है, जो गठबंधन है, वो किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीएटो के नाम से वो जाना जाता है मेरे साथियों। चलते हैं साथियों अगले पॉइंट की तरफ। सन 1962 में क्यूबा पर अमेरिका आक्रमण की। सन 1962 क्यूबा, क्यूबा का जब जब नाम आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद आएगा कि चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं मेरे साथियों, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं। क्यूबा पर अमेरिकी आक्रमण की आशंका के कारण सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव, ये नेता है भाई कहाँ के, रूस के, निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात करवाई। यानी हुआ क्या था मेरे साथियों कि जब अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करने के लिए तैयार था तब रूस के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में क्या लगवा दी भाई, परमाणु मिसाइल तैयार करवा दी कि जैसे ही अमेरिका आक्रमण करता है आप भी आक्रमण कर दीजिए, हम किसी से कम नहीं है। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। और ये क्यूबा मिसाइल संकट मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। तुमसे पूछेगा शीत युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, एक नंबर में पूछेगा शीत युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का तत्कालीन कारण था मेरे साथियों, सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई साथियों। चलते हैं अगले कुछ पॉइंटों की तरफ साथियों। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ उनके साथी देशों के मध्य प्रतिद्वंद्विता, तनाव तथा संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा, परंतु लड़ाई कभी किसी भी देश के बीच नहीं हुई। केवल क्या क्या रहा, प्रतिद्वंद्विता मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना, तनाव एक दूसरे के प्रति गुस्सा, और संघर्ष एक दूसरे से मेहनत करके आगे निकलना रहा, परंतु लड़ाई कभी इस युद्ध में नहीं हुई मेरे साथियों। और मैं बात करूं अस्त्र परिसीमन हेतु दोनों महाशक्तियों के मध्य अनेक दौर की वार्ताओं के दौरान हथियारों पर अंकुश लगाने हेतु विभिन्न समझौते किए गए। मतलब इस शीत युद्ध में कोई भी हथियार का प्रयोग नहीं किया करेगा, उसके लिए बहुत सारे वार्ताओं के क्या हुए मेरे साथियों, अधिवेशन हुए, बहुत सारे अधिवेशनों में हस्ताक्षर भी हुए कि दोनों में से कोई भी गुट हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा मेरे साथियों। ये दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की भारत ने दोनों ही महाशक्तियों से अलग रहने के लिए किसकी शुरुआत की मेरे साथियों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, फिर वही पॉइंट यहाँ आ गया है। जोसेफ विरोज टीटो यूगोस्लाविया, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत, और गमाल अब्दुल नासिर मिस्र ने सन 1956, मैंने बताया ना ये 1956 में किसने विचार दिया था मेरे साथियों, ये पंडित जी ने विचार दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विचार दिया था मेरे साथियों। एक बैठक के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो
और घाना के प्रधानमंत्री एन कुरमा ने गुटनिरपेक्ष पर जोरदार समर्थन किया। और इन दो देशों का क्या भाई समर्थन भारत के और मिस्र के यूगोस्लाविया इस वाली बैठक पर क्या है, इनको वो मिल गया भैया समर्थन। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, पूछेगा सीधा क्वेश्चन, स्टार एक लगाए, दो अपने सर की तरफ से लगाओ। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ। इसमें 25 सदस्य देश थे। यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हुए कि जब पहला सम्मेलन हुआ तो कितने देश थे मेरे साथियों, 25। वर्तमान में कितने हैं मेरे साथियों, 120। पहला कब हुआ, 1961 में हुआ। और मेरे साथियों ये 1961 आई है तो अपने आंख और दीवार कुछ खोल लिया करो, कभी तो पढ़ने की बात कर लिया करो। 1961 में सर हमें अच्छे से याद है, ये तो दिख ही नहीं रहा है बोर्ड पे मेरे चीतो, चलो दिखाते हैं लाल कलर। 1961 में मेरे साथियों जब जब बात आएगी तो सर हमें याद है बर्लिन की दीवार भी तो 1961 में खड़ी हुई थी। बर्लिन की दीवार भी तो यहीं खड़ी हुई थी मेरे साथियों मेरे चीतो। बर्लिन की दीवार भी कब लगी थी, 1961। डेट ऐसे रटा देनी है तुम्हें कि नींद में भी कोई पूछे ना बर्लिन की दीवार कब, 1961 में, ऐसे रटी होनी चाहिए। तुमसे कोई पूछे भाई पहला सम्मेलन कब हुआ था गुटनिरपेक्ष का, सर 1961। सर पहली बार बैठक कब हुई, 1956। ऐसे नींद में भी डेट याद रहनी है, ठीक है। ओके, जुड़े रहिए परीक्षा पारा एकेडमी से मेरे साथियों। शामिल हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित अधिकांश देश विकासशील थे, जिनके समक्ष प्रमुख चुनौती अपने देश का आर्थिक विकास करना, बिल्कुल महत्वपूर्ण चुनौती थी। अब उस दौर से अपने आप को आर्थिक विकास में लाना। विकासशील देशों ने दोनों गुटों से अलग रहने के लिए नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ने दो ध्रुव, और दो ध्रुव जब जब नाम आएगा ना तो मेरे साथ चीतो याद रखना, एक था मित्र राष्ट्र, दूसरा था धुरी राष्ट्र। एक था मित्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र, ठीक है, क्लियर है मेरे साथियों। विश्व को सशक्त ढंग से चुनौती दी। भारत ने जहां गुटनिरपेक्षता का मार्ग चुना, वहीं शीत युद्ध की समाप्ति में विकासशील देशों को दोनों गुटों महाशक्तियों से अलग रहने हेतु प्रेरित किया। भारत ने तो अपना मार्ग चुना ही चुना दोनों गुटों से अलग रहने का, लेकिन उस समय जो स्वतंत्र होकर देश आ रहे थे उनको भी यही सलाह दी कि आप भी क्या है गुटनिरपेक्ष से अलग रहिए मेरे साथियों। और अगला पॉइंट है 1990 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में शीत युद्ध की समाप्ति एवं सोवियत संघ की विवादिता को खत्म किया गया मेरे साथियों। और चलते हैं अगला पॉइंट है मेरे साथियों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आज भी प्रासंगिकता। यह आंदोलन वर्तमान समय की असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने एवं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिका हुआ है। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और मेरे साथियों जो नवीन आर्थिक व्यवस्था आई थी, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, इसी को क्या बोलते हैं, LPG, लाइब्रेजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन। भाई साहब ये तो बड़ी महंगी पहल थी, किसने दी थी, मनमोहन सिंह ने दी थी। किसने दी थी मेरे साथियों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, की पक्षधर है। और सीधा सीधा तुमसे LPG की फुल फॉर्म एक नंबर में पूछेगा, लाइब्रेजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन, भूलना नहीं है मेरे साथियों, ठीक है। लाइब्रेजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है मेरे साथियों। बात समझ में आई मेरे साथियों, आई ना बात समझ में मेरे साथियों, आई ना मेरे साथियों बात समझ में। बिल्कुल, बहुत अच्छे, मैं उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी साथियों तुम्हारी। और बिल्कुल जुड़े रहेंगे परीक्षा पारा एकेडमी से अपनी तैयारी को दमदार करने के लिए। और सर और शिष्य दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो एक दिन फल जरूर आने वाला है मेरे साथियों। ये क्लास साथियों यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूं गुटनिरपेक्ष और शीत आंदोलन, शीत युद्ध दोनों आपके बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे साथियों लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें अपने साथ साथ अपने बहन भाइयों के भी अब की बार 90% पार, परीक्षा पार का टारगेट अब की बार 90% पार। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और परीक्षा पार से पढ़कर कर दो यूपी बोर्ड टॉप, कहानी उसे कहते हैं मेरे चीतो, कहानी उसे कहते हैं, ठीक है। और गुड्डा गुड़िया सोना कुछ दिन के लिए भूल जाओ, अब सोएंगे तो 90% पार आने के बाद, ठीक है।
जय हिंद, जय भारत। और साथियों, इन सभी क्लासेस के नोट्स में आपको जानकारी दे दूं, ये शायद कल भी मैं साझा नहीं कर पाया था, कि जितनी भी क्लासेस चलती हैं, इन क्लासों के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा पार पर उपलब्ध हैं। वहां इनकी पीडीएफ डल जाती है, आप उसको वहां से बिल्कुल बिना कॉस्ट, फ्री, सब कुछ फ्री अंबार है भाई साहब। फ्री का मेला लगा है, परीक्षा पार आ जाइए आप घूमने, ठीक है। तो वो वहां से मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल परीक्षा पार से, लिंक वीडियो के नीचे ऐड है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।